Good evening to everyone. Now we discuss about your biology paper which held on 2020. तो जो आज हम काफ़ी बच्चों का कमेंट्स आया था कि सर जो बायोलॉजी का जो अभी पेपर हुआ है उस पेपर को सॉल्व कराएं। कुछ उनको जो है दिक्कतें आ रही हैं, कुछ क्वेश्चन के साथ उनके आंसर भी नहीं कंफर्म हो पा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना पहले जो है अभी जो बायोलॉजी का जो पेपर हुआ है उसको पहले सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो किसी ने मेरे पे PDF भेजा है, तो ये सीक्वेंसली नहीं है, जैसे भी है हम उसको कर रहे हैं। आप लोग अपना एक बार इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन है, ए मेच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक, ये कह रहा है कि जो मेच्योर एम्ब्रियो सैक जो होता है एंजियोस्पर्म का, वो कितने सेल और कितने न्यूक्लियस का बना होता है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कराने का मतलब ये नहीं कि हमें बस टिक लगाना है, मैं एक्सप्लेन करके ही आपको सॉल्व कराऊंगा। तो सीधा से ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक होता है वो कितने स्ट्रक्चर का बना होता है। तो देखिए जो एम्ब्रियो सैक होता है, आप लोगों ने शायद जो देखा होगा, एम्ब्रियो सैक की जो संरचना होती है ये क्या होता है, ऊपर 3 कोशिका होती है। ओके, ऊपर क्या होती है, 3 कोशिका होती है और नीचे भी क्या होती है, 3 कोशिका होती है। तो देखिए इसमें क्या है, ये आपका सिनर्जिड सेल हो गया, ये एग हो गया, ये एंटीपोडल सेल हो गया, ये न्यूक्लियस, इसी को पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। तो देखिए कोशिकाएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये जो है आपका 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट, जो आंसर होगा वो क्या होगा, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होगा। जिसने भी इस पर टिक लगाया होगा उसका सही हो जाएगा। तो 7 सेल्ड है और 8 न्यूक्लिएट, यही आंसर क्या है, सही है। एक बार फिर देख लीजिए। कुछ लोग को कन्फ्यूजन हो रहा है। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 क्या हो गए, आपके सेल्ड हो गए। क्या हो गए, 7 सेल्ड हो गए। ठीक है, अब इसी में क्या होता है, ये आपका ये जो होता है ये आपका एंटीपोडल सेल हो गया। तो कितना एंटीपोडल सेल हुआ, 3 एंटीपोडल सेल हो गया। 2 कितना हो गया, दो जो हो गया, एक जो हो गया आपका पोलर न्यूक्लियाई हो गया, और 2 जो है सिनर्जिड हो गया, और एक आपका एग हो गया। तो 7 सेल्ड और न्यूक्लियस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 क्या हो गया, न्यूक्लिएट हो गया। ठीक, तो इसको आप लोग सही कर लीजिए। तो 7 सेल्ड में देख लीजिए क्या क्या है, 3 जो है आपका सिनर्जिड हो गया, 3 जो है एंटीपोडल हो गया, और एक जो है आपका न्यूक्लियस वाला हो गया। तो ये 7 सेल्ड हो गया, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें 2 न्यूक्लियस होता है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये 8 न्यूक्लिएट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो होता है वो कितना होता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो होता है, तो इसमें तो कुछ क्लियर किया नहीं है कि कितना होता है। ये आपका जीनोटाइप या फिनोटाइप, कुछ इस तरह का तो उसका क्वेश्चन क्लियर कट है नहीं। तो इसमें 3 संबंधे 1 और 1 संबंधे 2, इसके 2 उत्तर होंगे। अगर इसने फिनोटाइप जीनोटाइप नहीं पूछा है तो ये क्या होगा, दोनों आंसर सही होंगे। तो कैसे सही होंगे देख लीजिए। जैसे जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप सभी जानते हैं कि क्या करते हैं, एक लंबा पौधा है, दूसरा बौना पौधा है, इसका क्रॉस कराते हैं। ठीक, अब इसका क्या करते हैं, सेल्फ क्रॉस कराते हैं। क्या कराते हैं, सेल्फ क्रॉस कराते हैं। तो सेल्फ क्रॉस जब कराएंगे तो क्या होगा, इसमें देखिए, इसमें तीन लंबा पौधा और एक बौना पौधा। लेकिन देखा जाए तो इसमें क्या होगा, ये तो फिनोटाइप जो हमें बाहर से देखने पर लगेगा, लेकिन जो जीनोटाइप होगा, जीनोटाइप में क्या होगा, एक लंबा, 2 हाइब्रिड और एक बौना पौधा मिलता है। तो दोनों है, ये आंसर सही होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट आर द हर्बीवोरस इन इकोसिस्टम, ये कह रहा है कि जो शाकाहारी होता है वो इकोसिस्टम में किस भूमिका में रहता है। तो जाहिर सी बात है, जो शाकाहारी जो होता है वो क्या होता है, आपका प्राइमरी कंज्यूमर होता है। जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, जिसमें आपका हिरन, गाय, बकरी जो घास खाते हैं, मतलब जो प्रोड्यूसर को खाता है, जो प्रोड्यूसर को खा करके अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। इसको प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में आपका ऑब्जेक्टिव और ये दोनों है, तो उस हिसाब से हम चल रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं हम उसको सबको एक्सप्लेन करेंगे, और थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो है कि डिफाइन द इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब भाई इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है,
पूछ रहा है। तो सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन का सीधे से मतलब है कोई भी जो बेयर लैंड है, जहाँ पे कुछ भी कोई भी भूमि पे उस भूमि पे जिस पे कोई भी पेड़ पौधे घास या कोई भी वनस्पति न हो, और वहाँ पे क्या हो जाए, फिर धीरे धीरे क्या हो जाए, घास के मैदान बने, घास के मैदान से फिर क्या हो, ट्री लगना शुरू हो जाए, ट्री से फिर क्या हो जाए, जंगल बन जाए। मतलब इसको बोलते हैं पायोनियर स्पीसीज से, मतलब जो पहला स्पीसीज हुआ पायोनियर स्पीसीज से जंगल बनने तक की सारी क्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि राइट द टू नेम ऑफ न्यूक्लिक एसिड। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 न्यूक्लिक एसिड का नाम बतलाइए। अब ये भी अगर आप लोग नहीं करके आए होंगे तो आप समझ ही रहे हैं, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। न्यूक्लिक एसिड का सीधे से मतलब केंद्रक में जो अम्ल पाया जाता है उस अम्ल का नाम लिखना है। डीएनए क्या होता है, डीएनए जो होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए रिबो न्यूक्लिक एसिड होता है। बस ये लिखना था आपको। डिफाइन द टेस्ट क्लास एंड डायग्राम। ये कह रहा है कि टेस्ट क्लास को डिफाइन करना है। तो टेस्ट क्लास क्या बतलाए थे आप लोगों को? टेस्ट क्लास क्या होता है कि जब क्या होता है F1 हाइब्रिड का क्रॉस किससे कराते हैं, रिसेसिव पेरेंट्स से। क्या कराते हैं, रिसेसिव पेरेंट्स से। तो जो क्रॉस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। एक बार फिर से सुन लीजिए, F1 हाइब्रिड का क्रॉस किससे कराएंगे, रिसेसिव पेरेंट्स से कराएंगे। किससे कराएंगे, रिसेसिव पेरेंट्स। तो इसे हम क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। अब अगले आइए, अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी जो है पॉपुलर क्वेश्चन। अब जो हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी ये क्वेश्चन था, तो इसको देख लीजिए। ये कितना देखिए सिंपली आपको जो है एकदम आसान से नंबर मिल जाना है। अब देखिए इसमें क्या करना है, वही आपको भरना है। तो ये क्या है, यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, तो ए में क्या भरा जाएगा, रेप्लिकेशन। ए में क्या भरा जाएगा, रेप्लिकेशन हो रहा है। बी में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और सी में क्या होगा, ट्रांसलेशन। क्या होगा, ट्रांसलेशन। तो देखिए कितना आसानी से ए में रेप्लिकेशन होगा, बी में ट्रांसक्रिप्शन होगा और सी में ट्रांसलेशन होगा। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोगमा। जो ये आपको अभी जो है कोरोना वायरस चल रहा है ना, कोरोना वायरस क्या कर रहा है, ये जो है आरएनए से डीएनए बना रहा है। क्या कर रहा है, आरएनए से आपका डीएनए बनाता है और फिर डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। और जबकि हम लोगों में क्या होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। ये मैच द फॉलोइंग है। ये क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग। और हर बार ये क्वेश्चन आता है, और काफ़ी जो है आपको इसमें आसानी से नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं और जो देने वाले हैं वो इस क्वेश्चन के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देखिए ईस्ट पूछ रहा है, ईस्ट क्या होता है। तो ईस्ट में देख लीजिए, इसमें आप कल ही बतलाए थे, ईस्ट में क्या होता है, बडिंग पाया जाता है। फिर दूसरा है यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन। अंगों का अनुप्रयोग तथा अनुप्रयोग पढ़ाया गया है। ये किस में होता है, लैमार्क का सिद्धांत दिया गया था। वेक्टर क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। एजोटो वेक्टर क्या होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है। और लाइट जो होता है वो क्या होता है, एबायोटिक फैक्टर होता है। तो इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। और ये काफ़ी 5 नंबर के क्वेश्चन है। सोच लीजिए केवल बस आपको मैच द फॉलोइंग कराना है और कोई काम नहीं है, बहुत आसानी से आप नंबर जो है गेन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, जो फिर वही आ गया, जैसे बच्चे भेजे हम वैसे देखिए कर रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या कह रहा है, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द नेचुरल हैबिट। मतलब किसी भी जीव को यदि हम उसके आवास पे ही क्या कर दें, सुरक्षित कर दें। क्या कर दें, सुरक्षित रख दें। तो उसे हम क्या बोलेंगे, अगर हम अपने आवास में ही हैं, तो जैसे कल ही बतलाए थे, एक्स मतलब बाहर और इन मतलब अंदर। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। तो एक्स ये कह रहा है कि यदि हम किसी भी जीव को जो उसके नेचुरल हैबिट में है उसी जगह हम सुरक्षित कर दें, कंजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षित कर दें, तो ऐसे जो ऐसा ये किस टाइप का कंजर्वेशन होगा। तो ये जो है इन मतलब उसके नेचुरल हैबिट में ही कर रहे हैं, तो क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन। जैसे मान लीजिए शेर है, जैसे आपका ये पलामू है ना, पलामू टाइगर रिजर्व है, तो यहाँ टाइगर को क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। तो अब टाइगर को क्या करते हैं, उसी के स्थान पर सेव करना था, जंगल में ही सेव कर दें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इन सीटू। अगर टाइगर को क्या करें, निकाल करके चिड़ियाघर में रख दें, या कुछ लोग भाई उसको पालते भी हैं सऊदी अरब में, तो ये लोग क्या है, ये अगर इस तरह का कंजर्वेशन हो रहा है तो क्या है, एक सीटू, मतलब उसको अपने आवास पे न रख करके उसको कहीं और ले जा करके सुरक्षित करते हैं। तो ये है आपका एक सीटू। अगला क्वेश्चन, इफ़ द क्रोमोजोम नंबर ऑफ डिप्लॉयड सेल ऑफ मेज इज 20 देन द क्रोमोजोम नंबर ऑफ गैमेट इन मेज। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आपसे तो ये भी नहीं पूछा है कि कितना क्रोमोजोम होता है, सीधे ये कह रहा है कि क्रोमोजोम नंबर इन डिप्लॉयड सेल। तो हम लोग को जैसे पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, जैसे ये कह रहा है कि जो डिप्लॉयड सेल में क्रोमोजोम नंबर है वो क्या है, 20 है। तो गैमेट में क्या हो जाता है, गैमेट में इसका आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो कितना होगा,
10 हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 10 होगा। आइए फिर एक बार इसको समझते हैं, है क्या ये। देखिए जैसे मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में सभी जानते हैं गुणसूत्र कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। अब पूछा जाएगा कि मनुष्य के गैमिट में, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 होती है। कितनी होती है, 23 होती है। इसको आप ऐसे याद रखिए, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, 2n बराबर 46 तो n बराबर 23। तो ये क्या हो रहा है, तो ये गैमिट की, ये हैप्लॉइड की संख्या है। और सेल में क्या होता है, गुणसूत्र 46 होता है, लेकिन गैमिट में गुणसूत्र 23 होता है। तो इसी तरह मेज में भी है, मेज में क्या है, गुणसूत्र की संख्या क्या है आपकी 20 है, लेकिन इसके गैमिट में क्या होगा, गुणसूत्र की संख्या उसकी आधी हो जाएगी, अर्थात क्या हो जाएगा, 10 होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि रेड डाटा बुक जो होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो रेड डाटा बुक जो होता है, रिस्पॉन्सिबल का मतलब यहाँ रेड डाटा बुक कौन सी संस्था निकालती है। तो रेड डाटा बुक जो है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अर्थात ये जो रेड डाटा बुक होता क्या है, रेड डाटा बुक ऐसा बुक होता है जिसमें मान लीजिए अगर जो भी विलुप्त होने वाले जंतु हैं, जो भी क्या है, विलुप्त होने वाले जंतु हैं या निकट भविष्य में वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐसे जंतुओं को संरक्षित, ऐसे जंतुओं, पौधों या सूक्ष्म जीवों को सुरक्षित रखने के लिए जो IUCN है ये क्या करता है, रेड डाटा बुक निकालता है। इसका सीधे से मतलब ये रहता है कि आप जो है इनको सुरक्षित रखिए, नहीं तो ये जो जीव हैं ये क्या हो जाएंगे, निकट भविष्य में ख़त्म हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन, मिनरल एंड प्रोटीन इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि जो कोई भी जो मान लीजिए फसल है उसमें हम उच्च लेवल का विटामिन मिला दें, मिनरल मिला दें और प्रोटीन मिला दें, तो वो कौन सा, वो प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो आप भी जानते हैं, जैसे मान लीजिए आप गेहूँ उगाते हैं, अब गेहूँ में ही क्या हो जाए, हम विटामिन डाल दें, मिनरल मिला दें और प्रोटीन डाल दें, तो ये कौन सी प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया को बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन, अब ये कह रहा है हाउ मेनी स्पर्म आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग सिंगल स्पर्मेटोगोनिया। तो इसका सिंपल सा आंसर है, एक स्पर्मेटोगोनिया द्वारा 4 स्पर्म बनते हैं। ये आपको क्लास में भी पढ़ाया गया था, स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन, द वैस्कुलर, देखिए ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ आया है, द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड द वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड यूटेरस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। ये कह रहा है कि कोई भी वह जो वैस्कुलर जैसी संरचना जो क्या करता है, फीटस को यूटेरस से जोड़ता है। फीटस मतलब जिसमें बच्चा रहता है, जैसे ये मान लीजिए, फीटस का सीधे से अर्थ है जैसे जिसमें जो बच्चा जिसमें डेवलप कर रहा है। ये कह रहा है कि एक कनेक्शन होता है किसके बीच, यूटेरस और फीटस के बीच। यूटेरस और फीटस के बीच एक कनेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ये क्या करते हैं, प्लेसेंटा। जैसे हम प्लेसेंटा में ही क्या होता है, पूरे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उससे अटैच होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो कितना होता है, तो जाहिर सी बात है 9:3:3:1। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, 2 लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराते हैं। अब आइए, राइट द डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में अंतर बताना है। तो भाई जाहिर सी बात है ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था, जो भी क्लास किया होगा वो पढ़ा होगा, नहीं तो और भी कहीं जगह से आप लोग पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है और हर बार क्वेश्चन आते हैं रिप्रोडक्शन से और इन्वायरमेंट से। तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस है बतलाइए कि एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म का बनना है, क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। जबकि oogenesis में क्या होता है, oogenesis में एक एग बनता है। क्या बनता है, एक। तो आप ये याद रख सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनता है, कितने स्पर्म बनते हैं, 4 स्पर्म बनते हैं। और oogenesis में क्या होता है आपके, oogenesis में एग बनते हैं, कितने एग बनते हैं, एक एग बनते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, हाउ इट्स बेनिफिशियल। ये कह रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम से ही लग रहा है। अब भाई इंजीनियर क्या करता है, कट कॉपी पेस्ट करता है। जैसे कोई भी चीज़ बिगड़ जाए तो उसको क्या करता है, बनाता है और उसके बाद फिर उसको नई चीज़ को याद करता है। तो उसी तरह जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये नया शब्द है। नया शब्द का मतलब है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है ये एक नई शब्दावली है, काफ़ी नई नहीं है लेकिन आप लोगों के लिए नई है। तो इसमें करते क्या है, व्यक्ति के जो गुणसूत्र में स्थित जो जीन होता है या डीएनए होता है, उस डीएनए को, जो वांछित डीएनए होता है या आपके जीन में कोई खराबी हो गई तो उस जीन को हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काट करके हटा देते हैं और नए जीन को क्या करते हैं, उसमें प्रतिस्थापित कर देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसका 2 उपयोग आप लिख दीजिए, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने में और आपका जो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने में। एमिनोसिंथेसिस क्या होता है, अगला क्वेश्चन। एमिनोसिंथेसिस देखिए बहुत कॉमन सी प्रक्रिया है, लेकिन आप लोग बायोलॉजी के टर्म में नहीं इसको जान रहे होंगे। भ्रूण की जांच कराना, जैसे आपके गांव घरों में भी क्या होता है, सबको जो है पुत्र चाहिए, तो लोग क्या करते हैं कि जो स्त्री के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है तो उसकी जाँच कराते हैं कि इसमें जो पलने वाला बच्चा है वो क्या है,
तो इसी को क्या बोलते हैं, भ्रूण की जांच कराना ही क्या है, एमिनोसिंथेसिस। तो एमिनोसिंथेसिस में एक्चुअली करते क्या है, जो महिला जो प्रेग्नेंट रहती है उसका बच्चा जो होता है ऐसे ये यूटेरस में पड़ा रहता है, तो इसके पेट में एक सिरिंज चुभ होते हैं और चुभ होने के बाद उसके फ्लूइड निकालते हैं। फ्लूइड से फिर उसका बोर बॉडी टेस्ट करते हैं, उसको गुणसूत्र की क्या करते हैं, संरचना को जानते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एमिनोसिंथेसिस। तो एमिनोसिंथेसिस कुछ नहीं है, अगर आप सिंपल सा बस अगर एक शब्द में कहेंगे तो जो भ्रूण है, जो बच्चा पल रहा है पेट में, उसके लिंग की जांच कराते हैं। लेकिन ये तो उसका निगेटिव एस्पेक्ट हो गया। अब इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो गया, अगर भ्रूण में जो पल रहा है बच्चा, अगर उसमें मान लीजिए कोई बीमारी है तो उस बीमारी का भी पता चलता है और उसका विकास कैसे हो रहा है उसका भी पता चलता है। तो ये क्या है, आपका एमिनोसिंथेसिस है। अब अगला जो है, आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अगला जो है हम इसके आगे जो है शुरू करेंगे। तब तक आप जो है इसको देखिए, जैसा लगे अधिक से अधिक कमेंट्स करें, लाइक करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब कर ले, और जिसने कर लिया है वो केवल लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, और मैक्सिमम अधिक से अधिक लोग कमेंट्स करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।